यह एपिसोड टीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के समर्थन से तैयार किया गया है। पेड़ों की टहनियाँ हों या मोटे तने हों, पहाड़ों की गुफाएं हों या चट्टानों की ओट में हो, पेड़ों से घिरा मैदान हो या घनी झाड़ियां हो, पानी का जमाव हो या तेज बहती नदियां हों, जंगली जानवर हर जगह पाए जाते हैं। और तभी वैज्ञानिकों के लिए जानवरों के अद्भुत जीवन के बारे में और अनुसंधान के लिए ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम उनका कर्म क्षेत्र बन जाता है। मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी। आज वैज्ञानिक और उनके अनोखे कर्म क्षेत्रों की इस कड़ी में मैं बात करने जा रही हूं अबी तमीम वनक से, जो पशु पारिस्थितिकीविद और संरक्षण जीव विज्ञानी यानी कि एनिमल इकोलॉजिस्ट और कॉन्जर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं। उनका शोध मनुष्यों, घरेलू पशुओं और जंगली जानवरों के बीच संबंध के बारे में है, इन सब के सह अस्तित्व के बारे में है। अभी नेचर इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सभी को जंगल घूमना तो बेहद पसंद है और जानवरों के बारे में हम काफ़ी जिज्ञासु भी हैं, लेकिन आपने इसे अपना काम ही बना लिया है। हम जानना चाहेंगे कि इस दिलचस्पी की शुरुआत कैसे हुई, फिर कैसे आगे बढ़ी, जानवरों पर शोध करने की प्रेरणा क्या थी। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट बचपन से था जानवरों के बारे में, और मेरी स्टडी इंडियन फॉक्सेस के ऊपर थी। ये सब रिसर्च कंटिन्यू है। डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ एक हुआ है। पहले एज अ प्योर वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट मैं बस ये देखना चाहता था कि जानवर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं। मैंने टाइगर्स के ऊपर रिसर्च किया अपने मास्टर्स के लिए। उसके बाद मैं अपना पीएचडी लायंस के ऊपर, एशियाटिक लायंस पे करना चाहता था। फिर मुझे लगा कि कोई अननोन स्पीसीज पे काम करना चाहिए। तब मैंने इंडियन फॉक्स को चुना था। जैसे मैं रिसर्च करता गया तब मुझे पता चला कि, और लगा उस वक्त कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां वाइल्ड लाइफ ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा हो। और फिर धीरे धीरे मैंने अपना फोकस भी शिफ्ट कर दिया। हमारे आसपास के जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल में नहीं है या जो कोई भी अभियान में नहीं है, जैसे कि हमारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ कैसे साथ साथ रह सकते हैं। तो यही अब मेरा मेन रिसर्च इंटरेस्ट है। ये एक बहुत मज़ेदार साहसिक कार्य जैसा लगता है। हम जानना चाहते हैं कि आप जब किसी क्षेत्र की यात्रा पर जाते हैं तो आपके दैनिक कार्यों में क्या क्या शामिल होता है। इकोलॉजी है ऑब्वियसली एक काफ़ी ग्लैमरस लगती है। जो दूसरे लोग हॉलिडे करने जाते हैं, ये हम अपना रोज के काम करने के लिए जाते हैं। ये जो काम हम लोग करते हैं और उसमें हमारा मेन तो यही रहता है कि हम फील्ड में जाए, या तो कोई भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हो या कोई भी एरिया हो जहाँ पे हम जानवरों को देख सके, उनको उनकी स्टडी कर सके। उनकी स्टडी अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, जैसे कि सिंपल ऑब्जर्वेशन से। बहुत सारे लोग और कुछ नहीं तो एक दूरबीन होती है उनके पास और एक नोटबुक और पेन होती है, और बैठ के वो जानवरों का बिहेवियर देखते हैं। टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे काम में मैं देखना चाहता था कि जानवर कहाँ कहाँ जाते हैं, और जो स्पीसीज मैं स्टडी करता हूँ जैसे कि इंडियन फॉक्सेस है, जैकॉल्स, जंगल कैट, ये सब नॉक्टर्नल स्पीसीज है, मतलब कि ये रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इनके ऊपर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना मुश्किल होता है। तो ज़्यादा आसान क्या होता है कि उनको फिर आप एक ऐसा छोटा सा एक मशीन जीपीएस पहना दे, और जो उसका लोकेशन लॉग कर सके, को एक रेडियो पिंग देता रहे। रेडियो टेलीमेट्री या जीपीएस टेलीमेट्री के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हमको जानवर को पकड़ना पड़ता है, और ज़्यादातर वो सेफ हैंडलिंग के लिए हम जानवर को दवाई देकर उसको बेहोश कर देते हैं, ताकि वो स्ट्रेस में ना रहे और हम भी सेफली काम कर सकें। आप कई सालों से जानवरों पर शोध कर रहे हैं, तो वास्तव में क्या नतीजे निकले हैं और ये जानवर कहाँ घूम रहे होते हैं और वो अधिकतर क्या करते हुए पाए जाते हैं। तो यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसमें, कि हमको जहाँ लगता है कि जानवर घूमने चाहिए, जानवर ऑब्वियसली वो सब बाउंड्रीज नहीं देखते हैं। हमारे रिसर्च ने दिखाया कि जंगल में तो रहते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम जंगल से बाहर भी रहते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे सवाना हैबिटेट्स हैं जिसमें
वही स्पीसीज है और मतलब कि उसके सिमिलर स्पीसीज है जो अफ्रीका में मिले जाते हैं। जैसे कि तो एक टाइम पे चीता भी हुआ करता था इंडिया में, एंटीलोप्स है, ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय, वो सब सवाना स्पीसीज है। जब हम लोग फॉक्सेस को पकड़ के या जंगल कैट को पकड़ के फिर हमने मूवमेंट एनालाइज किया, तो पता चला कि कुछ स्पीसीज है जैसे कि इंडियन फॉक्स है, वो सिर्फ ग्रासलैंड एरियाज में रहता है, लेकिन जैकॉल और जंगल कैट जैसे स्पीसीज है वो ह्यूमन एरियाज में भी बहुत आते हैं। जैसे कि एक जंगल कैट था, हमने बारामती में पकड़ा था, उसका नाम हमने रखा था सुल्तान। वो बारामती शहर के अंदर जाता था रात में, मतलब कि वो एक्चुअली स्ट्रीट्स में जा रहा था रात में चूहे पकड़ने के लिए, और फिर वापस सुबह सुबह होते ही वो वापस अपने शुगर केन फील्ड में चला जाता था या कोई ग्रासलैंड एरिया में जाके दिन भर वहाँ रेस्ट करता था। और जैकॉल्स जैसे है, जैकॉल्स वो ज़्यादातर ग्रासलैंड एरियाज में इरिगेटेड एग्रीकल्चर में रहते हैं, क्योंकि उनको ये खुले ग्रासलैंड अच्छे नहीं लगते। लेकिन जहाँ पे भी एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी हो रही है, और जहाँ पे इन पर्टिकुलर शुगर केन की खेती बाड़ी हो रही है, क्योंकि वो एकदम एक अच्छा सा घना एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पे वो दिन में छुप सके, वहाँ पे रह सके, और वो शुगर केन खाते भी है। और ये भी हमको पता चला कि जानवर कितना घूमते हैं, जैसे कि एक एक रात में 4-4 5-5 किलोमीटर घूम के वापस आ सकते हैं। खाने के लिए ऑब्वियसली उनका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ट्रैवल का। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब ब्रीडिंग सीज़न आता है, तब वो मेट्स के लिए भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं। किसी भी फील्ड ट्रिप की तैयारी आप किस तरह से करते हैं? आपके साथ क्या-क्या सामान होता है जब आप किसी फील्ड ट्रिप पर जा रहे होते हैं? जब हम काम करने के लिए जाते हैं कोई भी एरिया में, बेस सेटअप करना, जैसे कि हम बारामती के आसपास हमने काम किया है काफ़ी सालों से। वहाँ पे हमारे रिसर्चर्स फुल टाइम रहते हैं, स्टूडेंट्स है या रिसर्चर्स है। जानवर पकड़ने के लिए हमको ट्रैप्स लगाने पड़ते हैं, और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जैसे जीपीएस कॉलर्स, रिसीवर्स, नेविगेशन इक्विपमेंट, जो वेटनरी ड्रग्स लगती हैं, वो इतना सब सामान यहाँ वहाँ ले जाने के लिए व्हीकल की ज़रूरत होती है, तो वो सब भी होता है। इस वक्त आपके शोध के दौरान आप क्या-क्या सवाल पूछ रहे हैं और उनमें से आपको क्या-क्या निष्कर्ष मिल रहे हैं? तो मेरा मेन एरिया ऑफ रिसर्च ये है कि जानवर और ह्यूमंस अब कैसे रहते हैं, और इन फ्यूचर कैसे साथ में रह सकते हैं। इंडिया में आबादी तो कम नहीं होने वाली है लोगों की, और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एरिया वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर वाइल्ड लाइफ के लिए फ्यूचर है, इंडिया में कंजर्वेशन के लिए फ्यूचर है, तो वो कैसे हो सकता है। कुछ स्पीसीज ऑफ जानवर है जो इससे अडेप्ट कर सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं, और कौन से स्पीसीज है जो इस ऐसे चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर सकते और वो खत्म हो जाने वाले हैं। आपका मूल शोध वन हेल्थ अप्रोच के विषय में है। उस बारे में हमें कुछ बताएं। वो किस चीज़ से संबंधित है? हमारे पास इंडिया में करीबन 500 मिलियन लाइव स्टॉक है, और करीबन 60 मिलियन डोमेस्टिक डॉग्स हैं जो ज़्यादातर फ्री रोमिंग है। तो मेरे रिसर्च से मुझे ये पता चला कि जो कुत्ते हैं उनका काफ़ी हानिकारक होता है वाइल्ड लाइफ के लिए। और वो कैसे होता है, या तो कुत्ते उनको चेस करते हैं, उनको मारते हैं, या तो उनके साथ कंपटीशन में रहते हैं, या उनके कुत्तों को जो डिजीजेस है वो ट्रांसफ़र होती है इन सब जानवरों के, जो ह्यूमंस के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए हमने एक वन हेल्थ अप्रोच यूज़ किया इसको समझने के लिए। वन हेल्थ का क्या मानना है कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट हेल्थ सब जुड़े हुए हैं। कोविड पैंडेमिक के बाद ये हमको ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। ये ऐसे डिजीजेस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वाइल्ड लाइफ से ह्यूमंस के ऊपर। आपने कुत्तों के स्वास्थ्य का वर्णन किया है, जो मुझे पूछने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आपकी एक विवादास्पद बात है कि हमें कुत्तों को खाना नहीं देना चाहिए। आपकी इस बात को आप कैसे सही ठहराते हैं? जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल ऑब्वियसली है, क्योंकि लोगों को कहता है अरे कैसे किस्म के इंसान हो, सिर्फ़ खाना खिलाने से उसकी देखभाल नहीं होती है। कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता है ह्यूमन्स और कुत्ते के बीच में, और उससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है। हर साल कितने सारे बच्चे मरते हैं कुत्तों के अटैक्स के कारण। हमारा ये कहना है कि कुत्तों को अगर आपको देखभाल करना है, तो या तो आप अडॉप्ट कीजिए, या तो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी करनी चाहिए उनको शेल्टर करने के लिए। बाकी सारे देशों में यही किया जाता है, लेकिन इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी किया है
जहाँ कुत्तों को आप सिर्फ स्ट्रीट्स पे रखेंगे और वहीं पे खाना खिलाएंगे, तो ये गलत बात है, मेरा मानना है। स्टेरिलाइजेशन करने के लिए जो हमको फैसिलिटीज चाहिए और जो स्केल पे वो करना चाहिए, वो हम बिल्कुल अचीव नहीं कर पाते। अच्छा, और इसके अलावा एक और विवादित बयान आप देते हैं कि हमें पेड़ नहीं लगाने चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? हमारे आसपास हमको ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए, लेकिन आजकल जैसे जैसे थोड़ा हम लोग ने रिसर्च किया है, तब हमको पता चल रहा है कि सिर्फ ट्रीज प्लांट करने से कुछ नहीं होता है। गलत जगह पे गलत ट्री प्लांट करोगे तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। एक्चुअली हमारा पानी का प्रॉब्लम इंक्रीज होता है क्योंकि ट्रीज को बहुत सारा पानी चाहिए। सवाना हैबिटेट्स में, जहाँ जैसे कि खुले ग्रासलैंड हैबिटेट्स है, वहां पे ट्रीज प्लांट करेंगे तो एक तो वो ट्रीज जो सैपलिंग्स है उनका सर्वाइवल रेट कम होता है, और दूसरा है कि जो ग्रासलैंड्स है वही नेचुरल हैबिटेट है, उसके ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट स्पीसीज है, तो हम फिर ग्रासलैंड हैबिटेट को भी खराब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको ट्रीज प्लांट करना है तो फॉलो द 4 Rs। 4 R मतलब राइट ट्री, राइट प्लेस, राइट रीजन एंड राइट सीजन। आप काफी विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ समय बिताते हैं, काफी अद्भुत अनुभूति होती होगी। हमें उन आवाजों के बारे में बताएं जो आपके कर्म क्षेत्र में आपके साथ हमेशा रहती हैं। इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो आवाज़ है ऑब्वियसली तो साउंड द विंड, हवा की जो आवाज़ है, क्योंकि ग्रासलैंड्स में जो विंड चलती है वो बहुत तेज़ चलती है, तो वो हर वक्त आपके कानों में बजती है। लेकिन उसके अलावा जो जानवर है यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किस्म स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, उनकी आवाज़ें आपको सुनने में आती है। और जैसे कि हमारे फॉक्सेस है, और वो जो जब वो कॉल करते हैं ब्रीडिंग सीजन में, तो उनकी आवाज़ एक तो जो हम लोमड़ी कहते हैं, और इंडिया में लोग ज़्यादातर लोमड़ी और सियार में कंफ्यूजन करते हैं, फॉक्स। तो इंडिया में दोनों है, फॉक्स है लोमड़ी, और जैकॉल है सियार। और सियार का जो कॉल है वो काफ़ी लोग सुने होंगे अपने गांव के आसपास, बहुत कॉमन होता है। हर शाम को आप कहीं जाए शुगर केन फील्ड्स में, कोई और फील्ड्स में, तो आपको सियार का शाम को कॉल सुना ही देता है, तो वो भी अच्छे से सुनने में आता है इन सब एरियाज में। मानव गतिविधियों और जानवरों के व्यवहार के बीच आप क्या संबंध पाते हैं और क्या ये बदल रहा है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि इंडिया एक सक्सेस स्टोरी है कंजर्वेशन की, क्योंकि डिस्पाइट हमारी अभी आबादी 1.4 बिलियन हो चुकी है, 140 करोड़ लोग हैं, फिर भी टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है दुनिया में, इस एशियन एलिफेंट का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, हमारे पास एशियाटिक लायन भी है, ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड। वो क्यों है? क्योंकि लोग बहुत ही टॉलरेंट है वाइल्ड लाइफ। इंडियंस को बहुत लव होता है दूसरे जानवर के, बिना वजह के उनको मारते नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारे जीने के तरीके चेंज हो रहे हैं, हमारा डिमांड्स बढ़ रहे हैं नेचर के ऊपर, तो जो जगह बची है वाइल्ड लाइफ के लिए वो भी कम हो रही है। इंडिया में ऑलमोस्ट 50% या 70% वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज है। लेपर्ड्स है, लेपर्ड्स शुगर केन फील्ड्स में रहते हैं, टाइगर शुगर केन फील्ड्स में रहते हैं, हिमालयाज में तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है लेपर्ड के साथ, एलिफेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारे जगहों पे, हर्बोवोर्स के साथ बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारी जगह पे। तो जब तक लोगों को ये नहीं लगता कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है ये वाइल्ड लाइफ से, तो वो फिर वो जो पॉजिटिविटी थी, वो जो टॉलरेंस है, वो चली जाएगी और वो नेगेटिव इंटरेक्शन में बदल जाएगी। ये भी हम देखते हैं कि जानवर ह्यूमंस के साथ कैसे रखते हैं वो भी सीख रहे हैं। लेपर्ड्स का पूरा है उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, जहाँ जब वो ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स में रहते हैं, वो दिन भर एकदम घने शुगर केन के फील्ड में या ऐसी जगह पे रहते हैं, और बस रात को बाहर निकलते हैं और चुपचाप से या तो कुत्ते या बिल्ली या ऐसे कुछ पकड़ने के लिए जाते हैं, वो दिन में बाहर आपको ज़्यादातर दिखेंगे नहीं। तो वो भी सीख रहे हैं कैसे ह्यूमंस के साथ रहने के लिए। आपके कार्य क्षेत्र में आपको क्या चीज या कौन सबसे पसंद है? फेवरेट एनिमल तो होगा मेरा पीएचडी टॉपिक का जो इंडियन फॉक्स है, वो मेरा फेवरेट एनिमल है ज़रूर। और मैं जब चाहता हूँ कि कहीं भी जाऊँ तो मैं अपने आँख बंद करता हूँ तो वहीं पे अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लेता हूँ, उसी खुले मैदान में जहाँ पे बहुत अच्छी घास हो, घास का कलर कोई भी हो, ग्रीन हो ब्राउन हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, खुला आसमान और जो खुले विस्तार से, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही मेरा फेवरेट हैबिटेट है। इंसानों के साथ जंगली जानवरों का जीवन एक सुलझे
सह अस्तित्व पर आधारित है और अभी जैसे लोगों की वजह से हमें ना सिर्फ जंगलों और जानवरों को समझने का मौका मिलता है, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण को गहराई से जानने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस एपिसोड के साथ वैज्ञानिक और उनके अनोखे कर्मक्षेत्र का ये सीरीज समाप्त होता है। अगर ये आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और सहकर्मियों के साथ नेचर इंडिया पॉडकास्ट को ज़रूर साझा करें। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी और ये है भारत में विज्ञान से जुड़ी सभी चीज़ों के लिए बना आपका अपना पॉडकास्ट नेचर इंडिया पॉडकास्ट। इस एपिसोड के समर्थन के लिए डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस को धन्यवाद।